नाज़रीन, जो शख्स कुछ घंटे पहले मुक्के लहरा लहरा के ये दुनिया को धमका रहा था कि वो कुछ ही देर में ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा, दुनिया ने देखा है कि उस शख्स को कितनी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दुनिया ने देखा है कि बज़ाहिर सुपर पावर नजर आने वाली ताकतें जो है किस तरह से उनका गुरूर टूटा है, उनका गुरूर जब वो खाक में मिला दिया गया है। 28 फरवरी को दुनिया की दो मोस्ट लीथल पावर जो हैं वो ईरान पर हमलावर होती हैं, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी लीगल और बगैर किसी मोरालिटी के। एक इंतहाई बदमाशी का मुजाहरा जब वो किया जाता है और पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया जाता है, और वो इतने घमंड के साथ आते हैं कि वो शायद पहले 72 घंटों के अंदर ईरान को मुकम्मल तौर पर जब वो क्रश कर देंगे। और उनका आगाज ही यहां से होता है कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स को निशाना बनाते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, और इतनी खौफनाक बमबारी वो करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही दिन ये बता दिया था कि इस जंग में अमेरिका के लिए कुछ नहीं रखा, और आखिरकार उसको यहां से निकलना ही निकलना है, उसको यहां से शिकस्त खानी ही खानी है। और इस बात पर मत जाइए कि ईरान का शहरों में नुकसान कितना हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तबाह हो रहा है। जो कौमें जंग मुसल्लत होने पर अपने शहरी इलाकों की तबाही से डर जाती हैं, ना वही वो जंग जीत पाती हैं और ना ही वो हमलावरों का मुकाबला कर पाती हैं। और जो कौमें डर जाती हैं, यूनाइटेड रहती हैं, फिर चाहे उनका जितना ही नुकसान हो जाए, जो उनकी फतह होती है वही उनको ऐसा मोराल देती है कि वो फिर तमाम चीजें दोबारा से बना लेते हैं। और ईरान ऐसा सिविलाइजेशन आप देखिए कि कई हमलावरों के हाथों तबाह हुआ है, और उन्होंने फिर दोबारा पहले से बेहतर ही अपने आप को बिल्ड किया है। यही बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कही थी कि जो हमारा तबाह हो रहा है, हम इसको दोबारा ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा मजबूत बना लेंगे, लेकिन जो चीज दोबारा नहीं बन सकेगी वो अमेरिका की रेपुटेशन है। तो 250 साल तारीख में आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी शिकस्त है जो सुपर पावर को जिसका सामना करना पड़ा है। वियतनाम, ये सारी जंगें भी ज़ाहिर है इसमें शिकस्त हुई है, लेकिन वो एक डिफरेंट नौयत की शिकस्त थी, कई साल जंग चली है, ये वो सारा। यहां पर तो आप देखिए ईरान ने थ्रू एयर पावर मुकाबला किया है। अभी तक तो ये सारी जंग थ्रू एयर पार ही थी ना, बगैर किसी एक जेट के जब ईरान ने मुकाबला किया, ये तारीख में इस तरह की कोई लड़ाई जब वो देखने को नहीं मिली है। तो ईरानियन आखिरकार सुरखरू हुए हैं, उनको अजीम विक्ट्री जब हासिल हुई है, और इतनी कुर्बानियां, इतनी शोहदा। और आप देखिए कि जो उनके सुप्रीम लीडर और उनकी मजहबी शख्सियात जो शहीद हुई हैं, अभी तक तो वो उनका गम भी नहीं मना सके उस तरह से, यानी वो आज़ादारी भी नहीं कर सके, क्योंकि वो हालत जंग में थे, और हालत जंग में फिर वो किसी और अंदाज में होते हैं। तो एक के बाद एक शहादत हो रही है, और वो जबत के साथ और शुजात के साथ जब वो सामना कर रहे हैं, और उधर से मजीद धमकियां आ रही हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हमें तुम्हें सब मिटा देंगे, तुम्हें न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ये धमकियां जो है वो वहां से आ रही हैं। और आप देखिए आखिरी मिनट्स के अंदर क्या हो रहा है, सीज फायर से पहले ह्यूमन चेन बनाई जा रही है, ब्रिजेस के ऊपर लोग खड़े हो गए हैं, और जो है वो पावर प्लांट्स के ऊपर लोग आकर खड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर। तो जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ है तो उस वक्त ईरानियन सड़कों पर ही थे। ये जब सिविलाइजेशन को धमका रहा था तो ईरानियन उस वक्त ऑलरेडी सड़कों पर आ चुके थे। साथ ही ये सीज फायर की अनाउंसमेंट आई, और उसके बाद जश्न मनाया गया। इस वक्त तेहरान में भी जश्न है, इस वक्त इराक के अंदर भी जश्न मनाया जा रहा है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी इसको बहुत इसका जश्न है और खुशी है, और ऑल अक्रॉस द OIC कंट्रीज, ठीक है, अवाम जो है वो इस पर तशक्कुर का जो है इजहार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ठीक है ना, कि दुनिया की इस प्लेनेट अर्थ की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स, उनको ईरान ने जो शिकस्त दी है। और ये कई डायमेंशन में आप चीजें आपके सामने मजीद आएंगी, वो हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। ये कई डायमेंशन में आप चीजें आपको मजीद आगे होती हुई नजर आएंगी। एक सिविलाइजेशनल पावर ने आखिरकार एक कॉलोनियल पावर को जो शिकस्त दी है, और ईरान ने सीज फायर मनवाया है ऑन इट्स ओन टर्म्स, अपनी शराइत पर। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, इसलिए इसने सुपर पावर को हिला दिया है, इसने एम्पायर को हिला दिया, इसने यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा कर दिया। ईरान अपनी टर्म्स पर उसने ये सीज फायर जब वो मनवाया, और पाकिस्तान का रोल ज़ाहिर है बहुत ही गैर मामूली रहा, और तारीख में इसे याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचाया है, पाकिस्तान ने दुनिया के एक न्यूक्लियर वॉर से बचाया है, एक आलमी जंग से जब वो बचाया है। एनर्जी क्राइसिस जिस तरह से दुनिया को हिट कर रहा था, वो क्या तबाही दुनिया में लेकर आता,
पाकिस्तान ने इससे दुनिया को बचाया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के इस किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन बात नाज़रीन यह है कि पाकिस्तान तो यह कह रहा था कि ईरान पर हमला होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो जब गजा में जेनोसाइड हो रही थी बार बार सीज फायर की अपील कर रहा था, तो वहां तो पाकिस्तान की कोई अपील नहीं मानी गई। ठीक है, बात करने का मकसद यह है कि वो सुपर पावर्स जिनकी एरोगेंस की इंतहा यह है कि उनकी बात ही बॉम्बिंग से शुरू होती है, बमबारी से उनकी बात शुरू होती है। और जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि सिविलाइजेशनल हम तबाह कर देंगे, उनको मिटा देंगे, क्या ऐसे हुआ कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट गई और आगे से ट्रंप तैयार बैठा, अच्छा रिक्वेस्ट आ गई, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, रिक्वेस्ट आ गई, अब हम नहीं करेंगे? कैसे हुआ है? तो बात यह है कि सुपर पावर घुटनों पर आई है। एक देखिए, सुपर पावर को सब इस वक्त सबका किरदार क्या था कि इसको कोई फेस सेविंग देनी है, तो बस वही हुआ है। अच्छा जी, इधर से रिक्वेस्ट चली गई, वो हो गया। अगेन इन तमाम मुल्कों का जो किरदार है वो तो तारीखी है, वो याद रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार क्रिटिकल इसलिए था कि ईरान तक किसी की मैसेजिंग नहीं हो रही थी, सब फारिग हो चुके थे। तो ये पाकिस्तान ही था जिस पर ईरान भी एतमाद कर रहा था और पाकिस्तान का एक कम्युनिकेशन चैनल जो वो खुला हुआ था। तो इस क्रिटिकल ऑर में अगर पाकिस्तान उसको असर्ट ना करता और चीजों को आगे ना बढ़ाता तो ये शायद इस तरह पॉसिबल ना हो पाता। लेकिन अगर ये जंग अमेरिका और इजराइल के हक में होती तो क्या वो सीज फायर करते? मुझे बताइए। जिन्होंने जंग ही एक इलीगल मुसल्लत की, जिनको सारी दुनिया रोक रही है और ट्रंप को खुद उसके अपने जनरल्स रोक रहे हैं, उसको अब सीज फायर करना याद आया। तो अगर ये जंग अमेरिका के हक में थोड़ी सी भी होती, ये ट्रंप कभी सीज फायर ना करता। ठीक है, ये क्या सद्दाम हुसैन को भी सीज फायर का मौका दिया गया था? क्या बशार अल असद को भी सीज फायर का मौका दिया कि शाम को, या दूसरा जो है वो कजाफी को भी, कजाफी की अगर खास तौर पर बात करें तो क्या उसको भी सीज फायर का मौका दिया गया? उसको तो सड़कों पर घसीटा गया था। समझ इस बात को? तो ये तो शिकस्त हो चुकी थी, इसलिए एक फेस सेविंग देना थी, वो सो हो गई। अच्छा, अब व्हाट्स नेक्स्ट? मैं रशिया का जो बयान आया मैं आपके सामने रखता हूं, और खुद इजराइल में इस वक्त मातम का समा, मुकम्मल मातम वहां पर हो रहा है। रशिया ने कहा है कि क्रशिंग डिफीट हुई है, क्रशिंग डिफीट। ईरान ने सुपर पावर को क्रशिंग डिफीट दी है, ये रशिया बात कर रहा है। वो होते हैं ना, बॉक्सिंग मैच होता है तो फिर एक रेफरी खड़ा होता है, वो आखिर में एक पहलवान का हाथ उठाकर बताता है कि ये जीता है, तो वो रशिया वो रेफरी है, वो बता रहा है किसमें कौन जीता है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं। अब ये बहुत सारी डायमेंशन हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये है कि 15 दिन बाद 15 दिन ये मुज़ाकरात चलेंगे, इस्लामाबाद के अंदर होंगे। जुमे को डेलीगेशन जो है वो यहां पर आएंगे। ईरान बड़ी वाइज पावर, ज़ाहिर है शुजात भी है, सेक्रीफाइसेस भी हैं, सब्र भी है, यूनिटी भी है, सारा कुछ है, लेकिन विजडम कमाल है। अब सुपर पावर ये चाहती है, इजराइल ये चाहता है कि वक्फे वक्फे से ईरान को मारा जाए, वक्फे वक्फे से तबाह किया जाए, इन पीरियड्स तबाह किया जाए। इससे पहले ये इराक चूंकि एक बड़ी ताकत था, तो इराक को इन्होंने इन पीरियड्स तबाह किया है। पहले 90s के अंदर एक जंग छेड़ी, फिर दरमियान में कुछ और वाकयात होते रहे, मुसलसल सैंक्शंस लगे रहे, फिर 2003 में एक प्रॉपर ग्राउंड इन्वेजन की गई। तो उन्होंने पीरियड्स के अंदर आकर इराक को जब तबाह किया। यहां ईरान को जब वो तबाह नहीं कर सके, पहले एक हफ्ते के अंदर उनको अंदाजा हो गया, तो फिर वो प्लान बी के ऊपर चले गए कि इन पीरियड्स इसको आकर तबाह करेंगे। यानी अभी हम सीज फायर कर लेते हैं, जितने टारगेट्स हमने हिट करना थे वो तो कर लिए, अब उनके पास कोई मिलिट्री टारगेट था ही नहीं, तो अभी हम सीज फायर करते हैं, फिर 6 महीने के बाद दोबारा आएंगे ताकि अपना स्टॉक पाइल भी फिल कर लें, जो एनर्जी क्राइसिस है वो भी डाउन कर लें, सारा कुछ करके तो मिड टर्म इलेक्शन के बाद फिर इस साल के इख्तिताम में दोबारा आएंगे या अगले साल के शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उनकी प्लानिंग थी। ये ईरान कैसे अलाउ कर सकता था? अगर ईरान बगैर किसी पर्पस के, और वो जो डिमांड कर रहे थे कि इसमें ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोले, ठीक है, तो ईरान अगर उसको कबूल कर लेता तो दैट मीन्स कि ईरान ने अपनी जो पीरियड किलिंग है उसको कबूल कर लिया। ईरान ये कभी नहीं कर सकता था। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि ईरान ने 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन में वो कोई इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं बना सकते, 15 दिन में वो कोई अपनी जो स्टॉक है उनको भर नहीं सकते हैं। ठीक है, 15 दिन क्या होते हैं? तो साथ ईरान की जो सबसे बड़ी, यानी जहां आपको वाज़े ताकत नजर आ रही है वो ये है कि ये जो सारे निगोशिएशंस होंगे ये ईरान के एजेंडा पर होंगे। जो प्रपोजल डिस्कस होगा वो अमेरिकन प्रपोजल नहीं है, वो 10 नुकाती ईरान का प्रपोजल है।
दो प्रपोजल थे ना, एक अमेरिका का 15 नुकाती था, वही एग्जैजरेटेड अजीबोगरीब, एक ईरान का था। तो जो मुज़ाकरात होंगे वो अमेरिकी ड्राफ्ट के ऊपर नहीं होंगे, जो ईरान ने 10 नुकात पेश किए हैं उस पर बैठकर बात होगी, ठीक है ना। ये हर लिहाज से, और जिनकी बात ही बमबारी से शुरू होती है वो ईरान का ड्राफ्ट भी कबूल कर रहे हैं, सीज फायर भी कबूल कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ आर्जी तौर पर खोला जाएगा टेक्निकली, लेकिन कंट्रोल में तो ईरान के है ना भाई। अगर 15 दिन के बाद कोई बात तय नहीं होती, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी तय नहीं होगा और इजराइल दरमियान में कोई शरारत करेगा, वो सारी चीजें भी हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, तो 15 दिन बाद सूरत हाल कहां खड़ी होगी? यहीं खड़ी होगी जहां पर आज खड़ी है। इस जंग का 515 दिन बाद अमेरिका के हक में पलट नहीं चुका होगा, और अगर बिलफर्ज 15 दिन बाद भी कुछ तय नहीं होता तो क्या मसला है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका अभी अपनी बेसिस को रीबिल्ड नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में, वो चाहे यहां पर युआन इंपोज करे या वो यहां से ब्लॉकेड करे या वट एवर, जो भी करे, जैसे भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को चलाए, वो उसके कंट्रोल में है। दुनिया की कौन सी ताकत जाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ईरान से खुलवाएगी? तो अमेरिका ये कह रहा था कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ये मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल छोड़ें। ईरान ने उसका कंट्रोल नहीं छोड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो देखा जाए तो पहले भी तो जहाज गुजर रहे हैं ना, तो 4-5 और गुजर जाएंगे या 10-20-50 और गुजर जाएंगे, बट कंट्रोल ईरान का रहेगा। तो अगर इस 15 दिन के बाद जंग शुरू होती है तो जंग का पांसा कोई अमेरिका के हक में पलट नहीं चुका होगा, वो जंग यहीं से फिर शुरू होगी। अगर कोई मुआहिदा तय पा जाता है तो वो टोटल है ही प्रिंसिपल डिमांड्स है और अमेरिका की टोटल शिकस्त है, उसके घमंड की टोटल वहां पर मोहर सबत होनी है उन डिमांड्स में, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं होता, कोई बात तय नहीं होती और अमेरिका हमला भी नहीं करता तो ना करे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो ईरान के कंट्रोल में है ना, और वो अपने स्टॉक्स जो वो ईरान बाकी वो प्रोडक्शन और सारी चीजें भी कर रहे होंगे। तो अब जो 10 नुकाती प्लान है, आप पहले भी ये वही शराइत हैं जो ईरान पहले भी बता चुका है। इसमें जनाब अली दोबारा कोई हमला नहीं होगा, इसकी गारंटीज दी जाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा और ओमान के पास एक नया फ्रेमवर्क जब वो बनाया जाए। न्यूक्लियर इनरिचमेंट का राइट ईरान के पास रहेगा। प्राइमरी सैंक्शंस ईरान पर खत्म की जाएंगी, सेकेंडरी सैंक्शंस ईरान पर खत्म की जाएंगी, और इसके साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशंस ईरान के खिलाफ हैं वो सारी की सारी खत्म की जाएंगी। और IAEA जो है वो प्यूनिटिव मैयर जो है, ये पनिशमेंट लाइक मैयर जो है वो खत्म करेगा ईरान के खिलाफ। वार डैमेजेस दिए जाएंगे ईरान को, अमेरिकी फोर्सेज जो है वो विड्रॉ करेंगी रीजन से, और एक टोटल सीज फायर होगा बाकी तमाम फ्रंट्स के ऊपर इंक्लूडिंग लेबनान, ठीक है। तो ये टोटल सरेंडर है, ठीक है ना। अब इसमें हो सकता है ईरान 2-4 शरारत से पीछे हट जाए, लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करें तो सैंक्शंस हटाई जाएं। अमेरिका का इसमें क्या मसला है? सैंक्शंस हटाई जाएं। इनरिचमेंट वो जो पहले ईरान थोड़ी कर रहा है, न्यूक्लियर बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है, और दोबारा हमला ना किया जाए, बिल्कुल ये डिमांड्स उनको माननी चाहिए और माननी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर दरमियानी कोई बात हो सकती है, और इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल से तमाम करारदादें जब वापस ली जाएं। ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए 2 बुनियादी चीजें हैं, बाकी सब उसने इजराइल की वो ठोंसी हुई है। वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ उसको खुला चाहिए, और दूसरा यह है कि उसकी बेसिस यहां पर रहें। ये अमेरिका के लिए 2 नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं। तो इस पर अमेरिका को अगर कोई संजीदा है तो इस पर उसको बात करनी चाहिए, और अगर अमेरिका इस दफा भी संजीदगी नहीं दिखाएगा तो ना दिखाए। बाकी ये जो मीडिएटर्स हैं इनको भी पता चल जाएगा कि ईरान ने मौका दिया और इसने फिर कोई संजीदगी नहीं दिखाई, और आप देखेंगे कि आप बाकी दुनिया का प्रेशर मजीद अमेरिका पर होगा, और अमेरिका के अंदर से मजीद प्रेशर अमेरिका पर होगा। क्या बताएगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन 40 दिनों में क्या उसने अचीव किया? अपने स्टॉक पाइल्स खाली किए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया, अपने एलाइज को नाराज किया, अपनी क्रेडिबिलिटी का बुरकस निकाल दिया। अचीव क्या किया जरा बताएं? ईरान तो सर्वाइव कर रहा है ना। अगर आयतुल्लाह खामनाई गया तो उसका बेटा मुश्तबा खामनाई इस वक्त बैठा हुआ। ईरान स्टैंड कर रहा है, ज्यादा ताकत के साथ इस वक्त स्टैंड कर रहा है। उसके ब्रिजेस गिरने से वो उनकी विल नहीं टूटी है। असल चीज होती है उस कौम की विल तोड़ना। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि ये एयरक्राफ्ट करियर बाहर आकर खड़े हो जाएं तो ही उनकी विल टूट जाती है। तो ईरान वहीं का वहीं खड़ा है, सर्वाइव कर रहा है।
ईरान ने बुनियादी तौर पर करना ही सरवाइव था, तो वो तो उससे आगे निकल गया ना, वो उसके ड्राफ्ट पर बका। ये जो निगोशिएशन है इसमें सिर्फ मोहर सबत होनी है बाकायदा ऑफिशियली। अगर नहीं मानता अमेरिका तो नहीं मानेगा। रशिया क्या बात कर रहा है? यूएस इजराइल सफर्ड क्रशिंग डिफीट इन ईरान, रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री सेज। इबरतनाक शिकस्त हुई है, मैच रेफरी बता रहा है। उन्होंने कहा कि वन वे अटैक किया गया, अग्रेशन जब लॉन्च किया गया, अनप्रवोक्ड एग्रेशन था 28 फरवरी को, और आखिरकार आज 8 अप्रैल को इनकी इबरतनाक क्रशिंग डिफीट हुई है, इबरतनाक शिकस्त हुई है। इस मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और ये जो ऑर्डर रीजन में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ये कभी नहीं कर सकेंगे। जरूरत इस अमर की है कि रियल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जब शुरू किया जाए। तो ये रशिया आगे बता रहा है कि अगर दोबारा फिर हमला होगा तो भी कुछ हासिल नहीं होगा, इसका एक ही हल है और वो डिप्लोमेटिक पाथ है। ठीक है, कुछ ईरान से आप मनवा देखें। ईरान जो है ना, बात यह है कि 28 फरवरी से पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं वाशिंगटन में। ईरान इतनी चीजों के ऊपर कंसेशन दे रहा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, जितना वो दे सकता है। अगर अमेरिका ने इजरायली डिमांड ही ठूसनी है दोबारा आकर, तो नतीजा फिर जंग है। देखें, ड्यूरिंग द नेगोशिएशन टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप ये जो मिसाइल प्रोग्राम और ये सारी शर्तें रख रहे हैं, इसका मतलब आप जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये नॉनसेंस डिमांड है, अनरियलिस्टिक डिमांड्स है। अगर आज ईरान सर्वाइव कर रहा है तो अपने मिसाइलों की वजह से कर रहा है। एक डिफेंसिव वेपन जो यूएन चार्टर के तहत अलाउ है, वो कैसे ईरान दे दे? और कन्वेंशनल वेपन है, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और उसकी रेंज ना यूरोप है ना अमेरिका है। फिर ना हिजबुल्लाह आपके लिए को खतरा है, ना यमन आपके लिए को खतरा है, आप फिर उसको डिमांड में ठूस रहे हैं। तो ये वक्त आ गया है कि अब अमेरिका को फैसला करना है कि उसको फिर इजराइल की कश्ती में सवार होना है, तो फिर उसको यही नुकसान वो दोबारा उठाएगा। तो जनाब अली, अब देखिए खुद इजराइल का मीडिया क्या कह रहा है, मरीब ऑनलाइन, इजराइल का बड़ा मीडिया, ईरान इज सुपीरियर इन वॉर। इस जंग में बर्तरी किसको हासिल हुई है? ईरान को। इजराइल डेल्ट स्ट्रेटेजिक डिफीट, इजराइल और अमेरिका को स्ट्रेटेजिक डिफीट इसमें हुई है। ये ट्रम्प रोज ये बता रहा है हमने ये बिल्डिंग गिरा दी, वो ब्रिज गिरा दी। ओ भाई, स्ट्रेटेजिक मकसद क्या अचीव किया? देखें, सबसे बड़ा मसला क्या है कि इजराइल हजारों लीडर्स को शहीद कर चुका है, लेकिन स्ट्रेटेजिक गोल ये नहीं अचीव कर सका। असैसिनेशन से स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं होते, इसलिए जो दुनिया की वाइज पावर्स हैं, रशिया, चाइना और बाकी, ये असैसिनेशन के ऊपर इनकी मिलिट्री पॉलिसी नहीं खड़ी हुई। एंड इवन अमेरिका भी एक वाइज पावर है, इसकी ये असैसिनेशन के ऊपर इक्तफा नहीं करते। इसलिए एक अनरिटन रूल अमेरिकन मिलिट्री में भी था कि हमने असैसिनेशन इस तरह लीडर्स की नहीं करनी। लेकिन यहां पर चूंकि मुकम्मल इजराइल का रंग चढ़ चुका है और जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है वो मुकम्मल एक मजहबी जुनूनी है। इनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस ओहदे के म्यार के ऊपर पूरा उतरता हो, तो इसलिए वो मुकम्मल इजराइल के रंग में रंगे। वरना ये अमेरिका भी ऐसा नहीं करता है कि वो असैसिनेशन आकर करे और उसकी जंग असैसिनेशन के ऊपर खड़ी हो। असैसिनेशन से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। सो एक स्ट्रेटेजिक सरेंडर किया है अमेरिका और इजराइल ने, इजरायली मीडिया लिख रहा है, और हैवी लॉसेस हुए हैं और अनमेट ऑब्जेक्टिव्स, कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकते। ईरान का गवर्नमेंट सर्वाइव कर रही है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे का वैसा मौजूद है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम वैसे का वैसा मौजूद है, ईरान की सपोर्ट फॉर इट्स एलाइज फॉर रेजिस्टेंस वैसी की वैसी मौजूद है। हासिल क्या किया जरा बताएं तो सही। और अपने जो म्यूनिशंस हैं अमेरिका ने वो खाली कर लिए, अपने स्टॉक पाइल। देखें, एक बात और सुन लें, दोहरा नुकसान हुआ है अमेरिका का। मिसाल के तौर पे एक F-15 गिरा, $100 मिलियन का है। वो आज जब बनाने जाएंगे ना तो वो $100 मिलियन का नहीं बनेगा। ये जो E3 मिसाल के तौर पर उनका जो रडार स्टेशन, फ्लाइंग रडार स्टेशन जिस जहाज को आप कहते हैं, वो जो तबाह हुआ सऊदी अरेबिया के बेस पर $500 मिलियन का है। आज अगर बनाने जाएंगे ना वो, तो वो $700-800 मिलियन में बनेगा। ये पुराने बने हुए हैं, उस वक्त उनकी कॉस्ट कुछ और थी, आज की कॉस्ट कुछ और है। और आज आपको इनको बनाने के लिए मिनरल्स कहां से चाहिए? इनको बनाने के लिए मिनरल्स कहां से लेकर आने हैं? चाइना से। तो चाइना अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है तो फिर क्या करेंगे? इनको दोबारा बनाने के लिए बहुत बड़े क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स चाइना ने देने हैं, तब ये बनेंगे। तो एक तो वो तबाह हुआ, दूसरा उसको बनाना भी तो है। तो जो चीज $500 मिलियन की तबाह हो रही है, दैट मीन्स कि इनका $1 बिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसको बनाना भी तो है ना, और बनाने में डबल कॉस्ट आएगी। तो ये दोहरा नुकसान है, समझ रहे इस बात को।
तो 40 डे वॉर जो है इसमें ईरान की टोटल सुपीरियरिटी है। इजरायली मीडिया थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स ईरान ने हमारे ऊपर की हैं और हिजबुल्लाह ने किया, और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इजराइल के अंदर हुई है। और एक ऐसी जगह पर यह जंग खत्म हुई है कि ईरान को एक डिसाइसिव आउटकम हासिल हुई है। वॉशिंगटन एंड तल अवीव फेल टू रियलाइज देयर स्टेटेड वॉर ऑब्जेक्टिव, जो एलानिया ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल नहीं हो सके। देखें, अगर आप इसको 7 अक्टूबर से शुरू करें, ये वही जंग का तसलसल है जहां पर इजराइल बस लोगों को मारता चला जा रहा है। ना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इसको गजा में हासिल हुए, ना लेबनान में, ना ईरान में। और वहां पर चूंकि फिलिस्तीनी तो हैं ही ऑक्यूपेशन में बहुत कमजोर, इंतहाई कमजोर हैं, तो जब यहां पर कुछ ताकतवर कौम से उनका पाला पड़ा है तो फिर इनकी अकल ठिकाने आई है। तो डिड नॉट लीड द कोलैप्स ऑफ द रिजीम, गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं की। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनी जगह पर मौजूद है, और जो अटेम्प्ट्स थी कि हम मिलिट्री अटैक के जरिए कोलैप्स कर देंगे, वो सारा फेल हुआ। 40 डेज ऑफ सस्टेन कन्फ्रंटेशन, 40 दिन तक ईरान सस्टेन करता रहा है, उसने जवाब दिए रखा है। इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बिल्कुल खत्म नहीं हुई, और ईरान ने अपने आप को सेंट्रल पावर ऑफ द रीजन ये साबित करके दिखाया। देखिए जीसीसी का क्या हुआ, जीसीसी तो डिवाइड हो गई और या फिर टूट चुकी है, क्योंकि 2 ऐसे मुल्क हैं जो नेतन्याहू की बी टीम बने रहे, और कतर और सऊदी अरेबिया ने सेंसिबल स्टांस लिया और जंग रुकवाने की तरफ गए, और ओमान ट्रुथ के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो फिर रीजनल तो बैलेंस चेंज हो गया ना। ईरान ने अपने आप को रीजन, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिकल वाटर वे इस वक्त भी ईरान के हाथ में है, और इस जंग से पहले ईरान के हाथ में नहीं था। इस जंग से पहले अमेरिकी बेसिस को 50 साल तक भी कोई खतरा नहीं था। आज कहां किस चीज पर शरारत हो रही है, डिस्कस हो रही है कि अमेरिका ने यहां से निकलना है। समझ नहीं इस बात को। तो अमेरिका ने इसमें हासिल क्या किया, जरा बताया तो सही। और जिन लोगों को अमेरिका ने आकर निशाना बनाया है, ये वो लोग हैं जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हामी थे, बार बार अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और जब उन्होंने अमेरिकी बेसिस पर हमला किया तो सिंबॉलिक अटैक किया, बताकर किया कि हम कर। ये वो लोग थे जिसको आकर अमेरिका ने शहीद किया, जो वेस्ट के साथ रिकंसिलिएशन करना चाह रहे थे, उनको आकर शहीद किया। तो ये अमेरिका ने अपना फायदा किया या नुकसान किया? जो वो लोगों को आकर निशाना बनाया जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हामी थे, वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात के हामी थे। सो तेहरान इंपोज्ड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ईरान ने इंपोज किया है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को, इजराइल नहीं कर सका है अपनी कंडीशंस के ऊपर। और फिर अल मायदीन ने लिखा कि ईरान सिक्योर्स 2 वीक सीज फायर विद यूएस ऑन इट्स ओन टर्म्स टू इंक्लूड लेबनान, अपनी टर्म्स पर सीज फायर और लेबनान को उसमें शामिल किया। देखें, ईरान सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहा, लेबनान को भी बचा रहा है। तो जैसे अमेरिका है ना कि वो इस रीजन में उसके एक डेटरेंस है कि इजराइल पर हमला करेगा तो अमेरिका आ जाएगा, तो ईरान बता रहा है कि लेबनान पर हमला होगा तो ईरान आएगा। तो ये तो उसकी पावर की एक्सपेंशन है। इजरायली मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस्ड वाइड स्प्रेड फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, शार्प क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो कह रहे हैं टेंस रियलिटी ऑन ग्राउंड है, ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर है। सेवरल इजरायली प्लेटफॉर्म ने कहा, मीडिया प्लेटफॉर्म ने, कि लॉजिक क्या है सीज फायर की जब हमने कुछ हासिल नहीं किया, 40 दिन तक हम बंकर्स में बैठे रहे। और ट्रंप के बारे में, ट्रंप को बुरा भला कह रहे हैं ये ग्लोबल जोक है ये शख्स, एंड वीक मैन अनएबल टू विथस्टैंड प्रेशर, ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है। ईरान, बुशैर प्लांट इंटैक्ट, बुशैर प्लांट ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। और प्रेस टीवी ने बताया है कि यूरेनियम के लिए ऑपरेशन हुआ और वो फेल हुआ है, ये कंफर्म हो रहा है। इराक में और ईरान में रैलीज हो रही हैं, सेलिब्रेशन हो रही है। अब जरा लेबनान के ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है। अब ये चीजें हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो ऑपोजिशन लीडर है लेपर्ड, उसने कहा कि पॉलिटिकल डिजास्टर फॉर इजराइल, ये लेबनान को सीज फायर में शामिल करना। तो कुछ ही देर बाद नेतन्याहू ने, अभी कुछ देर पहले यानी सीज फायर के बाद, अब इसने अनाउंस किया कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है, लेबनान इस सीज फायर में शामिल नहीं है। तो ये चालाकी करेंगे, जो भी करेंगे, ये इनका मक्कू ठप्पा जा चुका है और दोबारा हमला करेंगे। इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता, ये बात ध्यान में रखें। और ये लेबनान पर हमला करेंगे तो आगे से हिजबुल्लाह ने क्या चूड़ियां पहनी है? तो बात यह है कि शिकस्त हो चुकी है। अब फिर इजराइल इधर टकरे मारेगा। ज़ाहिर है ये इजराइल तो सेटिस्फाई नहीं है इस सीज फायर पे, उसका तो कुछ हासिल, बल्कि वो तो वीक पोजीशन में गया है।
तो ये जो भी करेंगे हरकतें उस पर भी निमट लिया जाएगा। लेकिन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं गल्फ में ताकि वो सीज फायर को, अब ये दुनिया का प्रेशर होगा और अमेरिका के अंदर से प्रेशर होगा कि इसको अमली जामा पहनाएं, इसको जंग को खत्म करें। बाकी इजराइल चलाकियां करेगा उसको भी निमट लिया जाएगा। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, अभी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।